मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है, आज का विषय है कार्बन का, जीवांश कार्बन का, ह्यूमस का, ज़मीन की उर्वरा शक्ति का, ज़मीन की जिंदादिली का। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि खेती, हम कोई भी फसल बोएंगे तो हम ज़मीन में बीज डालेंगे और बीज को जमने के लिए हवा चाहिए और पानी चाहिए। जब बीज भीग जाएगा और एयर के कांटेक्ट में होगा तो जर्मिनेट कर जाएगा। तो मैंने अपने किसी भी ज़मीन में बीज बो दिया, कोई भी फसल का बीज बो दिया। अब फसल का बीज बोने के पहले हम एक चीज़ और बोते हैं, उर्वरक बोते हैं, क्योंकि मेरे मन में पता है कि बिना उर्वरकों के ये फसल नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि आज के 50, 60, 70 साल पहले तो बिना उर्वरकों के ही फसल होती थी। इस बात पर लोग कहते हैं कि 50, 60, 70 साल पहले फसल होती थी लेकिन कम होती थी। तो मैं कहूँगा कि तुम 1950 का डाटा क्यों ले रहे हो? हम 300, 400 साल पहले ले चलते हैं, जब मेरा देश दुनिया भर को खाना परोसता था। खैर मित्र, आज प्राकृतिक खेती में हमको रासायनिक उर्वरकों का परित्याग करना है। प्राकृतिक खेती में हमको केमिकल पेस्टिसाइड जो है उनको परित्याग करना है। और ऐसा इसलिए करना है मित्र कि आप बहुत ढेर सारा काम करते हो, बहुत सारी पैसा लगाते हो, उसके बावजूद किसान दुखी है। बेशक इस दुनिया में खाद्यान्न, मेरे देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना भी क्यों ना बढ़ गया हो, फल का प्रोडक्शन बढ़ गया, सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ गया, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन किसान दुखी है। किसान इसलिए दुखी है कि 350 मिलियन टन खाद्यान्न तो हो गया, लेकिन 350 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइज़र खर्च हो गया, 4 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड खर्च हो गए, 1.5 लाख करोड़ का डीजल खर्च हो गया, और जाने कितने लाख करोड़ रुपए के जो कृषि यंत्र थे वो हमारे खर्च हो गए। तो चलिए बात करता हूँ कार्बन की। तो आप देखिए मेरे सामने ये ढेर सारा ये बाग बगीचों की, यहीं की जो पत्तियाँ ये सब गिर के मैं बटोर के यहीं रखता हूँ। इस तरीके के ढेर मेरे खेत में कम से कम 6-7 जगह लगे हुए हैं। छोटा सा फार्म हाउस है। और मैं जो शोध करता हूँ कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बनिक, इसको मैं बोलता हूँ कार्बनिक पदार्थ, ये जब बारिश आएगी, और ये बगल में मेरे रखा है जीवामृत, ढेर सारा जीवामृत रखा हुआ है, बहुत बार दिखाया हूँ। तो ज़मीन में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। ज़मीन को जिंदा करना हो तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ जितनी अधिक मात्रा में होगा, ज़मीन उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में हो और इस कार्बनिक पदार्थ में से न्यूट्रिशन निकाल करके लाने वाली मैकेनिज्म ना हो। जैसे ये जो पत्ता है, ये पत्ता ज़मीन का भोजन है, लेकिन ज़मीन में पचेगा कैसे? से पचाएगा कौन? जैसे मेरे शरीर में जब मैं रोटी खाता हूँ तो पचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। इसी प्रकार ये जो पत्ता है या ऐसा बायोमास है, हम इसको तोड़ सकते हैं, पीस सकते हैं, रगड़ करके चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये ज़मीन का भोजन नहीं बनेगा। ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पदार्थ भीग जाए और इस पदार्थ में नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करने लगें, तब इससे न्यूट्रिशन निकलता है। मतलब फसलों के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो, चूँकि ये फसलों का पदार्थ, फसलों का अवशेष है और फसलों ने जो 16-17 पोषक तत्व लिए हैं वो सब इसमें हैं। अगर ये डिकम्पोज हो तो फसलों को 16-17 प्रकार के सारे पोषक तत्व यहाँ मिलेंगे। लेकिन अगर ये खेत के बाहर फेंक दिया गया या इसमें आग लगा दी गई तो आप खेत को क्या देंगे? आप खेत को देंगे नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटास या कभी कभी जिंक या सल्फर, यानी कि फसलों को 16, 17, 18, 20 पोषक तत्वों की ज़रूरत थी, आप दे रहे हैं 2 या 3। इसीलिए भोजन का स्वाद खराब है, भोजन में पौष्टिकता नहीं है। अब जब भोजन में पौष्टिकता नहीं है, भोजन का स्वाद खराब है, तो मेरा जीवन खराब है। मैं क्या कहता हूँ कि ज़मीन को ज़िंदा कर रहा है, तो ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए आपको कहीं बाहर से कोई भी चीज़ आयात नहीं करनी है। बस खेत की चीज़ जो खेत ने आपको दी है वो आप उपयोग करें, और जो आपके उपयोग के लायक ना हो खेत को लौटा दें। इतनी सी कहानी है। यानी खेत ने जो पैदा किया वो खेत को वापस कर दीजिए, अपने मल के रूप में, पशुओं के गोबर के रूप में, या ये ऐसे बायोमास के रूप में। जो बेचना हो बेच दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो खेत को लौटा दीजिए। तो ये तो हुआ कार्बनिक पदार्थ जो खेत में लौटाना है। प्रश्न ये लौटाया कैसे जाए? जैसे अभी एक बात चल रही है गेहूं के भूसे पर कि साहब गेहूं का भूसा अगर खेत में रहता है तो फसल कमज़ोर होती है। बिल्कुल बेशक कमज़ोर होती है, क्योंकि भूसा पशु को खाना था और आपने पशु नहीं पाला, तो भूसा आपने खेत में छोड़ दिया। कुछ लोगों ने जलाया तो उनको जलाने के लिए मना किया गया कि इससे पराली मत जलाइए, इससे पॉल्यूशन होता है, इससे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, इससे जीवांश कार्बन कम होता है। अभी एक र्यूमर उड़ी है कि भूसा जहाँ भी होता है वहाँ फसल कमज़ोर होती है। यस, भूसा अगर सरफेस में है तो वो हीट पैदा करता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो हीट पैदा करता है, तो हीट की वजह से फसल कमज़ोर होती है। भूसे में कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है कि वो फसल को कमज़ोर करेगा। खैर, तो ज़मीन में हमें कार्बन बढ़ाना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाने, 2 चीज़ें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कंसोर्सिया जीवाणुओं का, लाभदायक जीवाणुओं का कंसोर्सिया कब तक डालेंगे? जिस प्रकार हम यूरिया DAP का प्रयोग पिछले 70 सालों से कर रहे हैं, क्या हर साल हम कंसोर्सिया डालते रहेंगे? ना। तो जीवाणुओं का कंसोर्सिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल डालना है, और ये सोचना है कि ये मुझे बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना, खेत की मेड़ों पर अच्छी कैनोपी वाले, जो गर्मी के सीज़न में अप्रैल, मई, जून के महीने में जिन पेड़ों के नीचे घनी छाया रहती है, तो आपको पता है किन पेड़ों की घनी छाया रहती है। तो आम की रहती है, शीशम की रहती है, जामुन की रहती है, पाकड़ की रहती है, बरगद की रहती है। ऐसे पेड़ जो गर्मियों में बहुत अच्छी छाया पैदा करते हैं, जिनके नीचे खूब छाया रहती है, आदमी भी पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता है, ऐसे पेड़ ज़रूर लगाइए। तो मित्र, जब ये मैं कार्बन बढ़ा देता हूँ और जीवाणु होते हैं, तो लाभ देखिए कितने लाभ हैं। अगर ये कार्बनिक पदार्थ ढेर सारी मात्रा में है, यानी 1%, 1.5%, 2%, किसी ज़मीन में अगर कार्बनिक पदार्थ 2%, 1.5% हो जाता है या 1% से ज़्यादा हो जाता है, तो मैं बता दूं आपको, किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस ज़मीन में लाभदायक जीवाणु हो जाते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की भूमि जनित बीमारी नहीं लगती, तो फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर खेत की मेड़ पर नीम के, शीशम के, आम के, पाकड़ के, बरगद के पेड़ हो जाते हैं, तो इसमें चिड़ियाँ आती हैं, तो कोई भी फसल में कीड़ा नहीं लगता है। और अगर ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 1, 1.5, 2% हो जाती है, तो कार्बन का एक गुण है कि अपनी कैपेसिटी, अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा पानी को रोक के रखने की सामर्थ्य रखता है कार्बन। तो ज़मीन में अगर 200 कुंटल कार्बन है, तो 200 कुंटल कार्बन का मतलब है 600 कुंटल पानी है। 600 कुंटल पानी जब फसल इवेपोरेट करती है पत्तियों के माध्यम से, जितना भी वहाँ लॉस होता है वो इस एटमॉस्फेयर की नमी से प्रतिपूर्ति हो जाती है। ओस्मोसिस का विज्ञान है। जंगल में आप देखिए ना, मैं कहता हूँ, मैं अपने खेतों में फर्टिलाइज़र डालता हूँ, पेस्टिसाइड डालता हूँ, पानी लगाता हूँ, अथक प्रयास करता हूँ, बहुत सारी लागत लग जाती है, फिर मुझे घाटा हो जाता है। जंगल में क्या है, जंगल में कोई पानी नहीं लगाता, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता, तो खेल क्या है? खेल केवल है कार्बनिक पदार्थ का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो मैं अपने खेत में अगर कार्बनिक पदार्थ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहानी को ठीक से समझ गया,
तो मेरी खेती बिल्कुल प्राकृतिक स्वतः होने लगेगी। प्राकृतिक खेती कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल मिट्टी को मजबूत करना ही प्राकृतिक खेती है। और उस मजबूत बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ कि खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए, जो खेत ने पैदा किया वो खेत को लौटा देना चाहिए। नमस्कार।